नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। दोस्तों, हम पॉलिटी कवर कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी और उसका आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर 5। और चैप्टर 5 क्या है? पंचायती राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक आधारभूत समझ बनाने के लिए, न केवल यूपीएससी स्टेट पीसीएस बल्कि सभी छोटे एग्जाम्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि पंचायत को राज कैसे प्रदान किया गया, या पंचायत को शासन में कैसे मुख्य भूमिका प्रदान की गई और पंचायत के कितने स्तर होते हैं, सब समझेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमें सबसे पहले समझना है वो ये समझना है कि ग्राम सभा क्या होती है। अक्सर आप चुनाव के टाइम पर, इस समय गांव में चुनाव भी हो रहे हैं, तो अक्सर आप सुनते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस ग्राम सभा से तात्पर्य क्या होता है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो और या एक से ज़्यादा गांव हो। तो ग्राम सभा क्या होती है? एक या एक से अधिक गांव होते हैं किसमें? ग्राम सभा में। और ग्राम सभा की संरचना कैसे होती है? जितने भी वयस्क लोग होते हैं, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं, जिससे मिलकर मान लेता हूं कि एक ग्राम सभा का निर्माण 2 गांव से हो रहा है, तो उन दोनों गांव के जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो सम्मिलित रूप से ग्राम सभा कहलाएंगे। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो तो आर्टिकल नंबर 243 में साफ लिखा हुआ है कि एक ग्राम की निर्वाचक नामावली में जितने नाम दर्ज होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। और वही यहाँ पर लिखा है कि ग्राम सभा का निर्माण कैसे होता है। ग्राम सभा में हो सकता है कि एक गांव हो, कहीं कहीं अगर गांव बड़ा होता है तो ग्राम सभा में एक गांव होता है, अगर गांव छोटे छोटे होते हैं तो कहीं कहीं पर आप देखोगे कि ग्राम सभा में 2 या 3 या 4 गांव होते हैं। और जब ऐसी व्यवस्था होती है तो जब मान लेते हैं कि ग्राम सभा की रचना कैसे होगी, कि ग्राम सभा की रचना कैसे होगी, जितने भी 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको जब सम्मिलित करते हैं तो वही क्या कहलाती है? वो ग्राम सभा कहलाती है। तो ग्राम सभा में क्या होगा? 18 वर्ष से कम उम्र के लोग नहीं शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो और जिसे वोट देने का अधिकार हो, भारत में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज है, यानी सार्वभौमिक मताधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो क्या कह रहा है? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। साफ साफ कह रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा। ग्राम सभा की संरचना कैसे होगी? ग्राम सभा का निर्माण एक गांव या एक से अधिक गांवों से मिलकर होता है और उस ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा? जिसकी उम्र 18 हो या 18 से अधिक हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, साथ ही साथ वो मतदाता सूची में पंजीकृत हो, तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। तो ये पूरा ग्राम सभा हुआ। फिर एक बार कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ कि ग्राम सभा का मतलब होता है, कहीं कहीं पर ग्राम सभा का निर्माण एक गांव से होता है, कहीं कहीं पर 2 गांव से होता है, कहीं कहीं पर 3 गांव से होता है। दूसरी बात, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उन 1, 2 या 3 गांव में रहने वाले जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग हैं वो क्या होंगे? ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। आगे आते हैं, एक मिनट। अब हमको देखना है ग्राम पंचायत क्या होती है। अब ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। मतलब अगर एक कोई ग्राम पंचायत है तो उसको कई छोटे छोटे वार्ड में, यानी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3
और वार्ड नंबर 4 में डिवाइड कर दिया जाएगा। और यहीं पर ये लिखा है कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों या छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनेगा, यानी एक सदस्य यहाँ से निकलेगा और वो क्या कहलाएगा, उसे वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ से एक पंच निकला, फिर यहाँ से एक पंच निकला, फिर वार्ड नंबर 4 से एक पंच निकलेगा और वार्ड नंबर 3 से एक पंच निकलेगा। अब ये क्या कह रहा है ये समझिए। कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों या छोटे क्षेत्रों में बटी होती, हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनती है या चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। मान लेते हैं कि एक ग्राम पंचायत कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटते हैं, फिर प्रत्येक छोटा क्षेत्र जिसे हम वार्ड के नाम से भी जानते हैं, वो अपना एक प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी। वही प्रतिनिधि क्या कहलाएगा, पंच कहलाएगा। आगे कहता है इसके साथ पंचायत के सभी लोग मिलकर, यानी पंचायत के लोग मिलकर सरपंच को क्या करते हैं, चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। इसी को हम ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि वार्डों में बांटा गया और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुन लिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इस पूरी ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत के लिखा है ग्राम पंचायत के लोग मिलकर, इस ग्राम पंचायत के लोग मिलकर जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, क्या करेंगे, एक सरपंच का चुनाव करेंगे। सरपंच का चुनाव करेंगे और यही सरपंच क्या कहलाता है, यही सरपंच गांव का मुखिया भी कहलाता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आगे कह रहा है, एक मिनट, हाँ, तो हम कहाँ पर पहुँचे थे, हम यहाँ पर पहुँच गए थे सरपंच तक। तो आइए उस बात को समझने का प्रयास करें। हम यहाँ पर पहुँच गए थे, ग्राम पंचायत हम पढ़ रहे थे। अब इस बात को समझने का प्रयास करिए कि इसके साथ पंचायत के लोग मिलकर एक सरपंच को चुनते हैं। यानी ये ग्राम पंचायत थी जिसने अपने आप को वार्डों में, जिसको डिवाइड किया गया, प्रत्येक वार्ड से 1 2 3 4 वार्ड में डिवाइड किया और प्रत्येक वार्ड ने क्या किया, पंच चुना। वार्ड क्या होता है, छोटा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वही वार्ड कहलाता है। आगे कह रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ये पंच हो गए, मान लेते हैं ये 4 पंच आ रहे हैं और प्लस सरपंच जो होगा, ये क्या होंगे, यही मिलाकर इन्हीं को क्या बोला जाएगा, ग्राम पंचायत बोला जाएगा। यानी ग्राम सभा अपने कार्यों को संचालित करने के लिए क्या करती है, अपने कुछ सदस्यों को चुनती है, जैसे पंच हो गए, सरपंच हो गए, और यही सदस्य मिलकर ग्राम सभा के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कैसे हो रहा है, उसमें पंच शामिल हो रहे हैं, सरपंच शामिल हो रहे हैं। तो ये मैं एक संख्या में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि उस ग्राम पंचायत को 4 वार्डों में तोड़ा गया था या बांटा गया था और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुनकर आया था और फिर ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने एक सरपंच का चुनाव कर दिया। अब क्या होगा, ये पांचों लोग मिलकर क्या बनाएंगे, ग्राम पंचायत बनाएंगे। और कितने सालों के लिए, 5 वर्ष के लिए। और प्रत्येक 5 वर्ष बाद फिर से चुनाव होगा, फिर से सरपंच का चुनाव होगा, फिर से सरपंच चुनकर आएगा और लोगों के पास ये मौका होगा कि पहले वाले व्यक्ति ने अगर अच्छा काम किया है तो उसको दोबारा चुन सकते हैं, और यदि अच्छा काम नहीं किया तो एक नए सरपंच का चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ से ये नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है समझिए, ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, एक सचिव होगा, एक अधिकारी होगा। पहले कह रहा है कि ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यानी ये जो ग्राम पंचायत है, ये एग्जाम्पल जो मैं लेके चल रहा हूँ, इस पे क्या होगा, एक सचिव भी राज्य सरकार की तरफ से भेजा जाता है
और ये सचिव सिर्फ ग्राम पंचायत का सचिव नहीं होगा बल्कि ग्राम सभा का भी सचिव होगा। नेक्स्ट लाइन, सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो सचिव होता है ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में, उसका कोई चुनाव नहीं होता है कि सचिव का चुनाव हो रहा है, बल्कि उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। सचिव का काम क्या है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा द्वारा निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। इस लाइन को समझते हैं। सचिव का काम क्या है कि सचिव क्या करेगा? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका काम क्या है कि जो भी चर्चा द्वारा निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना है। इसका एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं कि मान लिया कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक में चर्चा हुई कि उस गांव में पानी की कमी है और कई लोगों ने अपने मत दिए। किसी ने कहा कि कुआं खुदवा लेते हैं, किसी ने कहा कि हम नहर सिंचाई का, हमारे गांव के बगल से नहर निकल रही है, हम उसके माध्यम से पानी ला सकते हैं। और यदि कुछ लोगों ने कहा कि हैंडपंप लगवा लेते हैं, और मान के चलते हैं कि गांव के जो लोग हैं वो हैंडपंप पर अंतिम रूप से सहमत हुए हैं कि जो कुआं खुदवाना या नहर से पानी लाना थोड़े पुराने तरीके हो गए, चलिए हैंडपंप लगवा लेते हैं तो बगल में ही पानी मिल जाएगा। तो ग्राम सभा ने निर्णय क्या लिया कि हमें क्या करना है, हमें हैंडपंप लगवाना है। तो ये जो निर्णय हुआ चर्चा द्वारा, इसको जो सचिव होगा वो अपने रिकॉर्ड में तुरंत नोट कर लेगा। तो ये हो गया इस लाइन का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। जब भी ग्राम सभा की बैठक होगी, यानी ग्राम सभा के सदस्य कौन हुए? 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग। उसमें जो ग्राम पंचायत होगा यानी ये पंच और सरपंच, ये अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखेंगे कि गांव का जो प्रधान होता है वो पंचों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत बनाता है और ये सदस्य योजनाएं बनाएंगे कि हम रोड बनवाना चाह रहे हैं या हम कुआं खुदवाना चाह रहे हैं, इस टाइप के काम। नेक्स्ट लाइन, अपनी योजनाएं बताते हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। यदि पंचायत या प्रधान अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है तो ग्राम सभा क्या करती है? उस पर दबाव डालकर उसको मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आए तो कह रहा है कि इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उनको जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने के में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि ग्राम सभा जो है यानी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों का जो एक समूह है या संगठन है, वो क्या कर रहा है? वो ग्राम पंचायत को यानी चुने हुए प्रतिनिधियों पर क्या कर रहा है? दबाव डालती है, उनको कुछ मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, या हम कहें कि उनको जिम्मेदार एवं जवाबदेह, उनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करती है, जवाबदेहिता निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं कि ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं। ये जो ग्राम पंचायत हम चुन के ग्राम पंचायत को चुनते हैं जिसमें पंच और सरपंच आते हैं, उनके काम क्या होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ग्राम पंचायत के काम होंगे सड़कों का, नालियों का, स्कूलों का, भवनों का, पानी के स्रोतों का और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। जो ग्राम पंचायत होगी वो गांव में क्या करेगी? सड़क बनवाएगी, नालियां बनवाएंगी, स्कूल बनवाएंगी बच्चों की शिक्षा के लिए, भवनों का निर्माण करेंगी। जैसे कौन से भवन? जैसे गरीबों के लिए योजनाएं आती हैं, सबको आवास वाली सुविधाएं, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री शहरी आवास, इस टाइप की जितनी भी योजनाएं हैं, तो जो गांव वाली व्यवस्था है भवनों की, वो पंचायत प्रोवाइड कराती है। पानी के स्रोतों की व्यवस्था कराती है, चाहे वो हैंडपंप के द्वारा हो, जैसी गांव की ग्राम सभा निर्धारित करती है या डिसाइड करती है। और अन्य सार्वजनिक उपयोग के जितने भी भवन का निर्माण होगा वो ग्राम पंचायत कराएगी। जैसे पता चलता है कि गाँव में कुछ किसी की शादी होती है तो वहाँ पर बारात के रुकने की उचित व्यवस्था नहीं है और भी अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो उन सब का काम कौन करेगी? उस टाइप के भवनों का निर्माण ग्राम पंचायत करेगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, जो भी छोटे मोटे कर होते हैं, जैसे घरों पर या बाजार, जो गांव में मेले लगते हैं या बाजार लगते हैं, उन पे कौन कर लगाएगा? उन पे ग्राम पंचायत कर लगाएगी और इकट्ठा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि
गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना, जैसे मनरेगा, जिसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को 100 दिन का रोजगार 220 रुपये की दर से दिया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट ज़मीनी स्तर पर कौन करता है? ग्राम पंचायत। तो उससे क्या मिल रहा है लोगों को? रोजगार। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ बनेगी और ज़्यादा समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं। पहली चीज़, घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, यानी ग्राम पंचायत घरों पर कर लगाती है, साथ ही साथ बाज़ार जो गांव में लगते हैं उन पर कर लगाती है, और जो भी उनसे राशि मिलेगी वही उनकी आमदनी का स्रोत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत, जनपद पंचायत को पंचायत समिति भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, और जिला पंचायत द्वारा आती है। जो भी राशि जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, जो योजनाएं होती हैं, वो भी मान लिया सरकार ने कोई योजना चलाई और जब पैसा आवंटित हुआ तो वो जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत तक पहुंचा। जनपद पंचायत और जिला पंचायत उस राशि को क्या करेंगी? आवंटित करेंगी ग्राम पंचायत को, तो वो भी इनकी आय का एक स्रोत है। साथ ही साथ समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, अगर ग्राम पंचायत को कुछ दान मिल जाता है, अपने समुदाय जो भी सदस्य हैं गांव के या ग्राम सभा के, उनके लिए कुछ दान मिलता है, तो वो भी इनकी आय का एक प्रकार का स्रोत होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो कह रहा है पंचायत के 3 स्तर कौन से हैं, 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, और ये इस पूरे टॉपिक में सबसे बेहतरीन हेडिंग है। और इसको अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये समझना कि पंचायत की जो संरचना हुई है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके तहत क्या है। तो चलिए आते हैं। पहला पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था का इतना महत्व क्यों है, आगे के एनसीईआरटीज़ में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हम अगर आधारभूत समझ बनाना चाहें तो क्या होगा? सबसे पहली चीज़ कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। मतलब अगर ज़मीनी लोगों को, क्योंकि जो स्थानीय समस्याएं होंगी, गांव के स्तर पर जो समस्याएं होंगी, वो ऊपर बैठे जो नेता या मंत्री होंगे उनको उतनी बेहतर तरीके से नहीं पता होंगी। तो ये क्या है कि स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, स्थानीय लोगों को रिप्रेजेंटेशन प्रदान किया जाए और एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज व्यवस्था स्थापित की जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो समस्याएं होंगी गांव के स्तर पर, उनकी आधारभूत समझ विकसित होगी, ना केवल गांव के स्तर पर बल्कि फिर मंडल के स्तर पर और फिर जिला के स्तर पर जो भी समस्याएं होंगी उनको टैकल करने में आसानी रहेगी। तो पंचायत का निर्माण का जो बेसिक फंडा है वो यही है कि जो स्थानीय लोग हों, ग्राम के लोग हों या जिले के लोग हों या मंडल के लोग हों, उनको क्या है, उनको योजनाओं में शामिल करना। क्योंकि आधारभूत जो किसी क्षेत्र विशेष की समझ होती है, वो अगर स्थानीय लोग शामिल होंगे योजनाएं बनाने में या इम्प्लीमेंट करने में, तो उसको बेहतर उसका क्रियान्वयन या बेहतर ढंग से उसके कुछ परिणाम प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को क्या करना? शामिल करना। सरकार में भाग लेते हैं आम लोगों को सरकार में शामिल करना, और साथ ही साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था, विकेंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करना। विकेंद्रीकृत का मतलब हुआ, केंद्रीकृत का मतलब होता है कि शक्ति जो हो एक ही सेंटर पर, केंद्र में हो, लेकिन विकेंद्रीकृत का मतलब होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब होता है कि शक्तियों का आवंटन करना क्षेत्रीय स्तर पर, ताकि अधिक बेहतर काम या अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आइए, कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। अब लोकतांत्रिक सरकार का ग्राम पंचायत पहला स्तर कैसे हो गया? लोकतंत्र का मतलब कि जनता द्वारा चुने हुए लोग जो होते हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, और यहाँ पर ग्राम सभा क्या कर रही है कि सरपंच और पंचों को चुन रही है, और वो सरपंच और पंच क्या कर रहे हैं? उस ग्राम सभा के लिए काम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र हो गया ना, कि जो सरपंच और पंच हुए वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए हैं और वो काम करेंगे ग्राम सभा के लिए। या ग्राम सभा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें तो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग आते हैं, पूरे गांव की जितनी भी जनसंख्या है उस सबके लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। यानी अगर हम लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का
सबसे छोटा स्तर देखें या सबसे पहला स्तर देखें तो ग्राम पंचायत है। आगे, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। यह कह रहा है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत जो भी निर्णय लेती है वो उसकी जिम्मेदारी या उसकी जवाबदेहिता वो किसके प्रति होती है? ग्राम सभा के प्रति। वो जो भी निर्णय लेगी उसे ग्राम सभा के सम्मुख जाकर ये बताना पड़ेगा कि उसने ये निर्णय क्यों लिया है, क्या परिस्थितियाँ थी, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। सीधी सी बात है, जवाबदेह इसलिए भी होगी कि ग्राम सभा के लोग ही ग्राम पंचायत को चुन रहे हैं, और अगर वो जवाबदेहिता ढंग से नहीं निभाएंगे या अपने द्वारा किए गए जो भी कार्य हों, कृत्य हैं, उनकी सफाई नहीं देंगे या आधार नहीं बताएंगे कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया है, तो अगले 5 वर्ष बाद बदल दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायत के बाद हमने ग्राम पंचायत देख लिया। कह रहा है कि ग्राम पंचायत के बाद दूसरा हिस्सा विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। तो अगर हम ऐसे समझें कि सबसे पहले क्या होगा, इसको ट्रायंगल से समझना थोड़ा सही नहीं होगा, चलिए फिर भी आगे भी बात करेंगे। अगर इसको ऐसे समझें कि सबसे ऊपर होगा क्या, जिला पंचायत, जिला पंचायत, उसके नीचे क्या होगा, पंचायत समिति, यही जिसे हम जनपद पंचायत या विकास खंड कह रहे हैं, तो पंचायत समिति, तीसरे नंबर पर ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है। सबसे ऊपरी स्तर पर जिला पंचायत होती है, बीच में पंचायत समिति होती है। हालांकि पंचायत समिति हर जगह नहीं होती है, उसके लिए 20 लाख या उससे अधिक जनसंख्या, उसके लिए जनसंख्या का अलग प्रोविज़न है, तो वो देखना पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ क्या होगा कि ग्राम पंचायत सब में होगी। ज़्यादातर आपको ग्राम पंचायत और जिला पंचायत तो मिलना तय है, लेकिन पंचायत समिति का जो निर्माण होता है वो कुछ विशेष कंडीशंस में होता है। उसके लिए कुछ जनसंख्या का क्राइटेरिया आर्टिकल नंबर 243 में बताया गया है। कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक है। तो ये प्रोविज़न है, खैर उतना डीप नहीं जाना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। अभी हमको मोटी समझना है कि पहला जिला पंचायत होगा, दूसरा पंचायत समिति होगी, तीसरा ग्राम पंचायत होगा। अभी हम मान के चलेंगे कि ये हर जगह मौजूद है यही सिस्टम। तो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा हिस्सा हमने समझ लिया, पंचायत समिति होती है जिसे हम जनपद पंचायत भी कहते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है कि एक पंचायत समिति में, कह रहा है कि एक पंचायत समिति में जो सेकंड स्टेज पर थी, सबसे ऊपर क्या थी, सबसे ऊपर थी जनपद पंचायत, सबसे ऊपर जिला पंचायत, और उसके नीचे थी पंचायत समिति या जनपद पंचायत, और तीसरे नंबर पर क्या थी, ग्राम पंचायत। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझिए। ये कह रहा है कि एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, कई ग्राम सभाएं होंगी। कई ग्राम सभाओं के बाद क्या होगा कि कई ग्राम सभाओं की ग्राम पंचायतें होंगी, और वो जब बहुत सारी या कई पंचायतें, ग्राम पंचायतें मिलेंगी तो वो पंचायत समिति की स्थापना करेंगी। तो पंचायत समिति में कैसा होता है, कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं। ये पॉइंट यही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। जिला पंचायत या जिला परिषद जो होता है वो पंचायत समिति के ऊपर मैंने बताया होता है, या तीसरा स्तर है, ये थर्ड स्तर है, लेवल है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। जो भी एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं होंगी वो कौन बनाएगा, वो जिला परिषद या जिला पंचायत बनाती है। आगे, पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है।
जिला पंचायत क्या करती है कि जो भी पैसा आवंटित होकर जिला पंचायत के पास आता है वो पंचायत समिति के इसके पास आया, पंचायत समिति के माध्यम से ये ग्राम पंचायत तक पहुंचाती है। यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो क्या होगा कि जिला पंचायत जो है वो आवंटित राशि को कैसे बांटना है वो पंचायत समिति के माध्यम से या उसकी मदद से करती है या बांटती है। नोट, अब नोट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। कहा गया है कि संविधान में दिए गए निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। देश के हर राज्य में लगभग पंचायत से जुड़े कानून मौजूद हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी राज्य में जो पंचायत के कानून हो, प्रत्येक राज्य सरकार ने जो पंचायत संबंधी कानून बनाए हैं वो सभी राज्य में एक जैसे हों, उनमें कुछ अनेकताएं भी हो सकती हैं, विभिन्नताएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी, ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन या जनता की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, अगर लोग क्या हो रहा है योजनाएं बनाने में और लागू करने में भागीदार हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि उसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे। किस लिए, अपनी उनकी अगर भागीदारी बढ़ रही है व्यवस्था में, गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। जो भी ग्रामीण लोगों को समस्याएं हैं वो पंचायत के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उसको बता सकते हैं कि आखिर हमें समस्या क्या है। तो ये पूरा सिस्टम जो था ये पंचायती राज व्यवस्था कहलाता है और इसको आगे की क्लास में और विस्तार से पढ़ेंगे और आर्टिकल 243 का डिस्कशन भी व्यापक तौर पर करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार। और सुरक्षित रहने का प्रयास करिए और अपने परिवार की भी सुरक्षा करिए। धन्यवाद, नमस्कार।